नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके 67th बीपीएससी हो गया, जैसे सीजल का जो एग्जामिनेशन आने वाला है, यूपी का जो लेखपाल है, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब हम डिस्कस करेंगे एडिटोरिया के बुक से। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लो और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करो। आगे भी एग्जामिनेशन रिलेटेड जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे मैं इस पर डिस्कस करते रहूँगा। तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारा टारगेट है। जैसे कि कुछ सरकार निर्धारित करती है कि मुझे ये काम इस वर्ष तक कर लेना है, इस ईयर तक कर लेना है, तो उन टारगेटों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का लक्ष्य। तो हमें दिल्ली मुंबई जो एक्सप्रेसवे है उसे कब तक बना लेना है, तो वो अगले साल तक बना लेना है, 2023 तक। दूसरा है हमारा उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजर का हमें बहुत ज़रूरत होता है हमारे किसानों को, तो अगर उसमें हम आत्मनिर्भर नहीं करें तो अधिकतर हमारा जो सब्सिडी होता है उसी में चला जाता है। तो इसकी प्रोडक्शन हमें करनी होगी, तो इसका लक्ष्य है 2023 तक। तीसरा है ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन करना। अब कहीं भी आप जाओ तो इलेक्ट्रिक के थ्रू ही आप जो रेलवेज चलेगा, तो ये टारगेट है 2023 तक। उसके बाद है पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ना। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी है उसे हम जोड़ देंगे रेलवे नेटवर्क से। ठीक है, तो 2023 तक इसका टारगेट है। फिर कृषि में शून्य डीजल उपयोग तथा नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल का लक्ष्य। जब हम एग्रीकल्चर करते हैं तो डीजल का नहीं यूज़ करेंगे और हम रिन्यूएबल एनर्जी मतलब सूर्य एनर्जी, पवन ऊर्जा, इन सब का यूज़ करेंगे। तो ये टारगेट हमें कंप्लीट करना है 2024 तक। ठीक है, उसके बाद है सबके लिए आवास मुहैया कराना। पहले 2022 निर्धारित था, लेकिन अब 2 साल बढ़ गया। अब 2024 तक सबको घर मिल जाना चाहिए, कोई भी झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहना चाहिए, टारगेट है। ठीक है, अब देखते हैं कितना कंप्लीट होता है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य 2024। हर घर में नल से जल या फिर स्वच्छ जल की आपूर्ति, मतलब अब आपको गंदे पानी नहीं मिलेंगे, हर घर में आपको नल के थ्रू पानी मिलेगा। तो इसका टारगेट है 2024 तक। उसके बाद है सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य 2024 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। हमें अपनी जो इकोनॉमी है उसे $5 ट्रिलियन बनाना है, तो ये है 2024-25 तक का लक्ष्य। सभी गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है 2025 तक। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य है 2025 तक। ये बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। उसके बाद पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य, तो ये है हमारा 2025 तक। ये भी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक। ये भी इंपॉर्टेंट है। गीगावाट सौर ऊर्जा 280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य, ये भी 2030 तक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य, तो हमें 2030 तक विश्व की तीसरी मतलब नंबर 3 में इकोनॉमी बन जाना है। सेवा क्षेत्र में $1 ट्रिलियन निर्यात का लक्ष्य, यह है 2030 तक। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी 2030 तक टारगेट है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन, ये 2030 तक। बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, इसे रट लेना आप लोग। $1 ट्रिलियन वाला भी रट लेना। ठीक है, नहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य, फिर सोलर वाला तो आपको रटना ही है। उसके बाद है कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य 2030, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 तक, हमें HIV एड्स को भी ख़त्म कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन या ग्रीन रेलवे बनाने का जो लक्ष्य है हमारा, वो है 2030 तक। उसके बाद हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC के प्रयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक। इससे क्या होता है, हमारा जो ओजोन लेयर है ना वो बर्बाद होते जाता है, तो इससे हमें 80% तक इसका प्रयोग को कम कर देना है।
उसके बाद आ गया हमारा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य, मतलब 2047। इसमें हमें कोई भी तेल ओल पे हमारी जो निर्भरता है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य यह 2050 है, और भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य दिए 2070 है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लक्ष्य थे जो बार बार आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको बता दिया मैंने। अब थोड़ा सा आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका। उसके बाद सबके लिए आवास मुहैया कराना इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो हर घर नल से जल, ये इंपॉर्टेंट है। 50% जो सड़क दुर्घटना वाला, ये इंपॉर्टेंट है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है भारत को टीबी मुक्त बनाने के लिए फिर 20% मिश्रित जो करना है इथेनॉल। उसके बाद 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, और आगे तो मैंने बता ही दिया था। तो ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रहने ही रहने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अपने नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो इम्पॉर्टेंट वर्ष 2021-22 में जो शुरू किया गया इम्पॉर्टेंट डे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया अंतर्राष्ट्रीय आर्गनिया दिवस 10 मई। आर्गन जो है ना, आर्गन के पेड़ के महत्व को पहचानने के लिए संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन का पहला अंतर्राष्ट्रीय आर्गनिया दिवस 10 मई कट गया यहाँ 10 मई 2021 को मनाया गया, तथा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस 10 मई 2022 को मनाया गया। ठीक है, फिर समानता दिवस 14 अप्रैल को है आपका। महाकवि दिवस 11 सितंबर को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा। सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को। समर्पण दिवस 11 फरवरी को। चाबहार दिवस 4 मार्च को। ठीक है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है वो है 5 अक्टूबर को। ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका। ठीक है, अब इतना डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस अभी एग्ज़ाम निकालना है, पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, ऐसे हम पढ़ लेंगे बाद में। इस्लामोफोबिया दिवस, ये भी पूछ सकते हैं। मैत्री दिवस, ये भी पूछ सकते हैं। इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च, मैत्री दिवस 6 दिसंबर। फिर महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर पूछेंगे आपसे। पराक्रम दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, 23 जनवरी। देश नायक दिवस 23 जनवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, इस्लामोफोबिया 15 मार्च, मैत्री दिवस 6 दिसंबर, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, देश नायक दिवस 23 जनवरी। उसके बाद वीर बाल दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 26 दिसंबर। शहीद दिवस तो आपको पता ही होगा, 15 फरवरी। ठीक है, उसके बाद विभाजक स्मृतियाँ दिवस 14 अगस्त। जनजातीय गौरव दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, 15 नवंबर। फिर भाला फेंक दिवस, ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। भाला फेंक दिवस हम लोग कब मनाएंगे, ये 7 अगस्त को। तो इतना जितना था उसमें से आपको मुश्किल से 8 से 10 याद रखने हैं। ठीक है, पूरा हर कुछ नहीं पढ़ना है, जो एकदम इंपॉर्टेंट है उसी को याद रखना है। ठीक ना, मैंने बता दिया कौन कौन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं वर्ष 2021-22 में भारत में आए तूफान या फिर चक्रवात। तो आसानी याद रखना है, मई 2022 में आया था। ठीक है, इसका नामकरण किसने दिया था, श्रीलंका ने। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ प्रभावित क्षेत्र कौन कौन था, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, दूसरा बात जवाद, जवाद आया था दिसंबर में, इसका नाम दिया था सऊदी अरब ने। और ये उड़ीसा, आंध्रा, पश्चिम बंगाल के तट में प्रभावित था। शाहीन का नाम दिया था कतर ने, और ये पूर्वोत्तर अरब सागर में था। गुलाब का नाम दिया था पाकिस्तान ने, और ये आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में था। उसका बाद यास तूफान है, जो इसका नाम दिया था ओमान ने, और ये प्रभावित था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, फिर तौकते मई 2021 में आया था, इसे दिया था म्यांमार ने, और ये प्रभावित था गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे तूफान याद रखने हैं। नाम पूछ देता है, आसनी और मतलब एरिया पूछ देता है आपसे। ठीक है, तो आसनी श्रीलंका दिया, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा प्रभावित था। जवाद सऊदी अरब दिया, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रभावित था। शाहीन कतर दिया, पूर्वोत्तर अरब सागर इससे प्रभावित था। गुलाब पाकिस्तान दिया, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी इससे प्रभावित था। यास को ओमान ने नाम दिया, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल इससे प्रभावित था। तौकते को म्यांमार ने नाम दिया, ये इससे गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रभावित था।
अब आता है हमारा खनिज और फसल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जामिनेशन हो। आज हम लोग इतना ही तक करेंगे, ठीक है, खनिज तक। तो शुरू करते हैं, पहले भारत की बात करते हैं। ठीक है, तो बॉक्साइट, यहाँ हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे उत्पादन और दूसरा पढ़ेंगे भंडारण। ठीक है, तो उत्पादन के मामले में बॉक्साइट में नंबर 1 में उड़ीसा, और रिजर्व या फिर भंडारण में भी नंबर 1 में उड़ीसा। कोयला में नंबर 1 में है छत्तीसगढ़, और भंडारण में नंबर 1 में है झारखंड। तांबा के उत्पादन में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, और भंडारण में है राजस्थान। कच्चा तेल के उत्पादन में है राजस्थान, और भंडारण में है असम। हीरा के उत्पादन में है मध्य प्रदेश, और भंडारण में है मध्य प्रदेश। लौह अयस्क के उत्पादन में है उड़ीसा, और भंडारण में है कर्नाटका। मैंगनीज के उत्पादन में है मध्य प्रदेश, और भंडारण में है उड़ीसा। माइका का उत्पादन में है आंध्र प्रदेश, और भंडारण में भी है आंध्र प्रदेश। चांदी के उत्पादन में है राजस्थान, और भंडारण में है राजस्थान। टीन के उत्पादन में है छत्तीसगढ़, और उसके भंडारण में हरियाणा। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस के उत्पादन में है असम, और भंडारण में नंबर 1 पे है असम। क्रोमाइट के उत्पादन में नंबर 1 में उड़ीसा, और भंडारण में भी उड़ीसा। सोना के उत्पादन में भी कर्नाटका, और भंडारण में भी कर्नाटका। यूरेनियम के उत्पादन में झारखंड, और भंडारण में आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ कुछ चीज़ें थे, फैक्ट थे। अब हम आते हैं खनिज उत्पादन एवं भंडारण विश्व में। तो बॉक्साइट विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में, भंडारण गिनी में है। कोयला का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाइना में, भंडारण है यूएसए में। तांबा का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चिली में, भंडारण है चिली में। कच्चा तेल का उत्पादन होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूएसए में, और भंडारण है वेनेजुएला में। हीरा का उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा रूस में, और भंडारण है सबसे ज़्यादा रशिया में। उसके बाद सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है चाइना में, और भंडारण है ऑस्ट्रेलिया में। लौह अयस्क का उत्पादन और भंडारण दोनों ऑस्ट्रेलिया में है। सीसा का उत्पादन होता है आपका चाइना में, और भंडारण सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में। मैंगनीज का उत्पादन है सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में, और भंडारण है दक्षिण अफ्रीका में। अभ्रक का उत्पादन है चाइना में, और भंडारण है आपका भारत में। प्राकृतिक गैस का उत्पादन सबसे ज़्यादा रशिया में, और भंडारण भी रशिया में। चांदी मैक्सिको में, और भंडारण पेरू में। फिर टीन आपका सबसे ज़्यादा उत्पादन चाइना में, और भंडारण भी चाइना में। प्लेटिनम का सबसे ज़्यादा उत्पादन दक्षिण अफ्रीका, और भंडारण भी दक्षिण अफ्रीका। क्रोमाइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन दक्षिण अफ्रीका, और भंडारण कजाकिस्तान। तो ये इंपॉर्टेंट था। अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या, देखिए वर्ल्ड से जो पूछा जाता है ना, वो आपका मेनली कुछ कुछ चीज़ पूछा जाता है। जैसे एक कोयला पूछा जाएगा आपसे, एक हीरा पूछ देंगे, एक सोना पूछ देंगे, एक लोहा पूछ देंगे। उसके बाद प्राकृतिक गैस पूछेंगे, बॉक्साइट भी पूछ सकते हैं, तांबा, हीरा, सोना, लोहा, सीसा, मैंगनीज, अभ्रक, प्राकृतिक गैस, चांदी, टीन, प्लेट। हाँ, यही सब इंपॉर्टेंट, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यही 5 6 आपको विश्व से पूछते हैं। ठीक है, अगर कम टाइम है तो आप इतना ही पढ़ लोगे तो बहुत है। और इंडिया में अगर पूछेंगे तो फिर इंडिया में बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं। वैसे बॉक्साइट, कोयला, कच्चा तेल, लौह अयस्क, माइका, फिर प्राकृतिक गैस, सोना, यूरेनियम, ये तो आपको एकदम अच्छे से रट के जाना है, बाकी भी आपको देख लेना है। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं फल और सब्जियों के बारे में। ठीक है, तो कुल खाद्यान्न, तो उसमें देखोगे सबसे नंबर 1 है फूड ग्रेन, जो हम लोग खाते पीते हैं। तो उसके उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है, उत्तर प्रदेश, और सेकेंड पोजीशन में कौन है, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखना। फिर तिलहन, जो तेल वेल ऑयल सीड होते हैं, तो उसके टॉप में राजस्थान है, और उसके जो सेकेंड नंबर में है वो है गुजरात। सब्जी का उत्पादन में नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, और नंबर 2 पे है पश्चिम बंगाल। फल के उत्पादन में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश, और नंबर 2 में महाराष्ट्र। बागवानी फसल में जो प्लांटेशन क्रॉप होता है उसमें नंबर 1 में केरल, और नंबर 2 में है कर्नाटक। चावल में नंबर 1 है पश्चिम बंगाल, नंबर 2 उत्तर प्रदेश। गेहूं में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 मध्य प्रदेश। मक्का में नंबर 1 कर्नाटका, नंबर 2 मध्य प्रदेश।
मिलेट्स में नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 कर्नाटका। ज्वार में महाराष्ट्र नंबर 1, नंबर 2 कर्नाटका। उसके बाद बाजरा में आप देखोगे तो नंबर 1 है राजस्थान, नंबर 2 उत्तर प्रदेश। दाल में नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 महाराष्ट्र। गन्ना में नंबर 1 यूपी, नंबर 2 महाराष्ट्र। चीनी में नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 उत्तर प्रदेश। कपास में नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 तेलंगाना। इसी तरह बाकी आम, अमरूद, पपीता, स्ट्रॉबेरी, बैगन, फूलगोभी देख लेना, ये सब इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, ठीक है। आलू पूछ सकता है तो उत्तर प्रदेश। टमाटर में आंध्र प्रदेश। जूट पूछेगा आपसे पश्चिम बंगाल। उसके बाद मूंगफली पूछता है तो मूंगफली याद रखना गुजरात नंबर 1 पे है। फिर बादाम नहीं पूछेगा। सरसों पूछ देगा तो उसमें नंबर 1 पे है राजस्थान। फिर आपका सोयाबीन में नंबर 1 में मध्य प्रदेश। सूर्यमुखी मतलब सनफ्लावर में नंबर 1 में कर्नाटका। चाय इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 में असम। कॉफ़ी के नंबर 1 में कर्नाटका, क से कॉफ़ी, क से कर्नाटक। फूल मतलब फ्लावर में नंबर 1 में तमिलनाडु। मसाला में नंबर 1 में है मध्य प्रदेश। सेब में नंबर 1 में है जम्मू कश्मीर। केला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नींबू इंपॉर्टेंट नहीं है। संतरा इंपॉर्टेंट नहीं है। अंगूर इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना कि भारत किस किस के उत्पादन में नंबर 1 में है, तो आम में, अमरूद में, केला में, पपीता में, नींबू, भिंडी, अदरक, ठीक है। तो आप इसे भी देख लेना एक बार, लेकिन जो जो मैंने बताया जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे ये बार बार पूछते हैं, ये भी पूछते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये मतलब इधर टॉप का तो पूरा पूछते हैं। अब बीच में अमरूद, आम, पपीता, केला ये सब नहीं पूछा जाएगा उतना, ठीक है। अब कुछ कुछ एग्जाम में पूछ भी लेंगे तो उतना याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये 10-15 तो आपको याद करने ही करने होंगे। तो बताना वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लग रहा हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना और बताना कि आप किस किस टॉपिक में आपको डाउट हो रहा, तो उस टॉपिक को मैं करंट अफेयर कवर करवा दूंगा इस बुक से। तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद दोस्तों।